एक सिंगापुर गांव की गरीब बस्ती की एक झोपड़ी में माधव, उसकी पत्नी मधु, बेटा रोहित और बेटी चित्रा रहते थे। उनकी गरीबी का यह आलम था कि 2 वक्त की रोटी का इंतजाम करना भी बहुत मुश्किल था। उस तंगहाली में भी वे अपने मन को समझा लेते थे। मधु, मैं जानता हूँ कि परिस्थितियाँ ठीक नहीं है, फिर भी तुम बिना किसी शिकायत के बच्चों को खिला पिला रही हो, घर चला रही हो। समय का चक्र है, कभी नरम कभी गरम, सब मुरली वाले ठीक कर देंगे। यह दोनों बच्चे पढ़ जाएं और कुछ बन जाएं, हमें और क्या चाहिए। हमें इन्हें अच्छा संस्कार देना होगा ताकि जीवन पथ पर यह सदैव सच्चाई और ईमानदारी के साथ सर उठाकर चल सकें। अचानक उनकी झोपड़ी से बाहर सड़क से बड़ी जोर की ब्रेक मारने की आवाज सुनाई पड़ी। सभी लोग चौंक पड़े। मधु, ऐसा लगता है कोई बड़ा एक्सीडेंट हो गया है, मैं जाकर देखता हूँ। माधव का बेटा रोहित बाहर से दौड़ता हुआ घर के अंदर आया। पापा, एक आदमी का एक्सीडेंट हो गया है, वो सड़क पर गिर पड़े हैं, घायल हो गए हैं, जल्दी से चलिए। चलो बेटा, अभी चलते हैं। दोनों बाप बेटे जब एक्सीडेंट के स्थान पर पहुंचे तो वहां का दृश्य देखकर उन्हें झटका लगा। अरे सब लोग मुंह क्या देख रहे हो, मेरी मदद करो, यही पास में मेरा घर है, उन्हें ले चलकर पट्टी करा देते हैं। वह आदमी बेहोश हो चुका था, उसके पैर से खून बह रहा था। माधव ने तुरंत अपना रुमाल उस आदमी के घाव पर बांध दिया ताकि खून का बहना बंद हो जाए। माधव लोगों की मदद से उस आदमी को अपने घर ले आया। माधव ने उसे पानी पिलाया। उस आदमी को होश आ गया। मैं कहाँ हूँ? मेरा एक्सीडेंट हुआ, इसके बाद क्या हुआ मुझे याद नहीं। आप लेटे रहिए, मैं डॉक्टर को बुला कर लाता हूँ। इतने में रोहित डॉक्टर को लेकर आ गया। डॉक्टर ने इलाज किया और कुछ दवाइयां दी। देखिए, घबराने की बात कोई नहीं है, घाव ठीक हो जाएगा। अंदरूनी चोट ठीक होने में समय लगेगा। यह दवाइयां मैं लिख रहा हूँ, इन्हें 3 बार खिलानी होगी। मैं इन्हें कुछ कुछ पहचान रहा हूँ, मगर मैं गलत नहीं हूँ तो आप धीरेन्द्र भाई हैं? डॉक्टर साहब, आप सही कह रहे हैं, मुझे ही लोग धीरू भाई कहकर बुलाते हैं। देखिए, समय का खेल, एक अरबपति की सेवा एक झोपड़ी में ही हो रही है। इन लोगों के पास पैसे तो कम है, लेकिन ये दिल के बड़े अमीर है। डॉक्टर साहब, आपने सही कहा, अमीर वो है जिसका दिल अमीर होता है। धीरू भाई ने डॉक्टर को अच्छी खासी फीस दी और विदा किया। भाई, आपका नाम क्या है? सेठ जी, मेरा नाम माधव है। आज आपने जो किया है वो विरले लोग ही कर पाते हैं। अक्सर ऐसे मौके पर लोग तमाशा देखते रहते हैं। कौन अपने हाथ से खून से लथपथ आदमी को उठाए और उसका इलाज करे? इसके लिए बहुत बड़ा दिल चाहिए। वही ऊपर वाला हुक्म देता है और हम निमित्त बन जाते हैं। मुझे खुशी है कि आपको अधिक चोट नहीं आई। आप यहीं आराम करिए, अभी मैं भोजन भी कराऊंगा। देखिए माधव, आपने मेरे लिए इतना बहुत कर दिया है, मैं जीवन भर आभारी रहूंगा। मेरे घर वाले आते ही होंगे। अरे हाँ, आपका बेटा अभी कितने साल का है? सेठ जी, ये 16 वर्ष का है। देखो माधव, मेरी दिली इच्छा है कि मैं आपके बाल बच्चों के लिए कुछ करूं। मैं एक एग्रीमेंट बनाऊंगा जिसके अनुसार जब वो बालक 18 वर्ष का हो जाएगा तो उसे मेरी संपत्ति का आधे से ज्यादा हिस्सा मिल जाएगा। उस सारी संपत्ति का वो मन चाहे उपयोग कर सकेगा। सेठ जी, मेरी एक छोटी सी सेवा के बदले इतना बड़ा उपहार मत दीजिए, हमें सिर्फ आपका आशीर्वाद चाहिए। सेठ धीरू भाई कहाँ मानने वाले थे। उन्होंने तो पहले से ही दृढ़ संकल्प लिया था और वैसा एग्रीमेंट बना भी दिया। समय का पहिया घूमता रहा और वह दिन भी आ गया जब रोहित 18 वर्ष का हो गया। उसके नाम धीरू भाई की बहुत बड़ी संपत्ति आ गई। माधव का परिवार एक ही दिन में गरीब से बड़ा धनवान बन गया। बेटा रोहित, इस संसार में प्रभु ने हमें जो भी दिया है यह उनकी कृपा है, अतः उनके द्वारा दिए गए उपहार का हमें सदैव सदुपयोग ही करना है। हाँ पापा, हम अपनी दौलत को अच्छे कामों के लिए ही लगाएंगे, गरीबों की मदद करेंगे। इतनी बड़ी संपत्ति आने के बाद नेक हृदय माधव और उसका बेटा
दोनों मिलकर उनके गरीब झोपड़ा वासियों के कल्याण के लिए और जीवन स्तर को सुधारने के लिए कार्य करने लगे। यह बात जैसे ही धीरू भाई को मालूम पड़ी, वह आग बबूला हो गए। अरे, ये दोनों बाप बेटे तो बड़े समाज सुधारक बन गए हैं। ये मेरे सारे पैसे भूखे नंगे लोगों के पीछे लगा देंगे। धीरू भाई ने माधव को अपने बंगले पर बुलवाया। देखो माधव, मैं जानता हूँ कि यहाँ झोपड़ा वासियों के मन में तुम्हारे प्रति बहुत आदर भाव है। वो तुम्हारी हर बात को मानते हैं। फिर भी मैंने यह संपत्ति तुम्हें समाज सेवा करने के लिए नहीं दिया है। मैं उसी समय से तुम्हारा जीवन स्तर सुधारना चाहता था। यह सब बंद कर दो, वरना अंजाम बुरा होगा। सेठ जी, हम तो भलाई का काम कर रहे थे। अब आप ही बताएं, इसमें बुराई क्या है? मैंने तुम्हें इतनी बड़ी संपत्ति दी है, क्या इसके बदले तुम मेरा काम नहीं कर सकते? सेठ जी, कैसे काम के बारे में बात कर रहे हैं? देखो माधव, यह सभी झोपड़ावासी इतने बड़े क्षेत्र में फैले हुए हैं। मैं चाहता हूँ कि इनका भी भला हो जाए और मेरा भी भला हो जाए। ये तो बड़ी अच्छी सोच है। अब बताइए, भला कैसे होगा? मैं इस पूरे क्षेत्र में कुछ बिल्डिंग बनाना चाहता हूँ। इन झोपड़ावासियों को मैं एक अन्य जगह ढंग के घर में बसाना चाहता हूँ। मैं इन्हें उसके लिए अच्छी खासी रकम दूंगा। अगर सीधे से ना माने तो उन्हें यहाँ से खाली हाथ जाना पड़ेगा। सेठ जी, मैं यह जगह खाली करके जा सकता हूँ, लेकिन दूसरे लोगों की जिम्मेदारी नहीं ले सकता। मुझे क्षमा कर दीजिए। यदि तुम ऐसा नहीं कर सकते तो मेरी संपत्ति मुझे वापस कर दो। मैंने भी कोई खैराती दवाखाना नहीं खोल रखा है। माधव को सेठ की बातों से बड़ा दुख पहुंचा, लेकिन वह उनके पैसे वापस कर देता है। इसके बाद अपने परिवार को लेकर माधव दूसरी जगह पर रहने के लिए चला जाता है। रोहित ने वहां एक छोटी सी दुकान खोली और जीवन यापन करने लगा। एक दिन सेठ को अपनी गलती का पश्चाताप हुआ और वह माधव के घर पर पहुंच गया। दुकान पर रोहित बैठा हुआ था। सेठ जी नमस्ते, आइए बैठिए। माधव और रोहित, मुझे अपनी गलतियों का एहसास हुआ, इसीलिए मैं यहाँ तुम्हारे पास चलकर क्षमा मांगने के लिए आया। मुझे क्षमा कर दो। सेठ जी, आपका धन था, आपने दिया और फिर आपकी इच्छा अनुसार वापस ले लिया। हम आपकी इच्छा अनुसार कार्य कर नहीं सके। हमें आपसे कोई शिकायत नहीं है। आप बड़े आदमी हैं। हम जैसे गरीबों से क्षमा मांगना आपको शोभा नहीं देता। रोहित, ये बताओ कि तुम्हारे पास इतनी बड़ी संपत्ति आई और चली गई, क्या तुम्हें फर्क नहीं पड़ा? सेठ जी, बचपन से ही हमें जो जिंदगी जीने की आदत पड़ गई थी, उसी जिंदगी को यदि फिर से जीना पड़े तो उसमें हमें कोई कष्ट नहीं। जिन पाँवों को हमेशा कठिन राह पर चलने की आदत है, वो फिर से उसी राह पर चलने के लिए नहीं हिचकिचाएंगे। मैं तुम्हारी मदद करना चाहता हूँ। यदि आप हमारी मदद करने की इच्छुक हैं तो हमें सिर्फ एक आशीर्वाद दीजिए कि हम सदैव सच्चाई और ईमानदारी के रास्ते पर चलते रहें और कभी किसी का दिल ना दुखाएं। बहुत समय पहले की बात है। गिरधरपुर नाम के गांव में एक मोहनलाल नाम का बूढ़ा आदमी रहता था। मोहनलाल बहुत ही मेहनती और सच्चे दिल का इंसान था। उसके पास थोड़ी सी जमीन थी जिसमें वो काजू और बादाम लगाता था। काजू और बादाम को बेचकर वह अपने घर का खर्च चलाता था। उस गांव में वह अपनी बेटी के साथ रहता था। उसकी बेटी का नाम सुमन था। मोहनलाल काजू और बादाम को बेचने के लिए गांव से बाहर बाजार जाया करता था। गांव से बाजार बहुत दूर था, जिससे मोहनलाल की काफी उम्र हो जाने के कारण वह बहुत थक जाता था। इसीलिए वह थोड़ा थोड़ा काजू और बादाम अपने सर पर रखकर बेचने के लिए जाया करता था। बेटी सुमन मोहनलाल के पास आती है। पिताजी, घर में कुछ भी खाने के लिए नहीं रह गया। अब तो आपकी भी तबीयत ठीक नहीं है। आप काजू बादाम बेचने बाजार भी नहीं जा सकते। मैं सोच रही हूँ कि कल से मैं ही काजू और बादाम अपने सर पर रखकर बाजार बेचने जाया करूँ, नहीं तो फिर हम क्या खाएंगे? नहीं बेटा, मैं तुम्हें काजू और बादाम बेचने के लिए बाजार नहीं जाने दे सकता, क्योंकि वो रास्ता बहुत ही सुनसान और उस रास्ते में बहुत सारे चोर और लुटेरे भी मिलते हैं। वे तुम्हें नुकसान पहुंचा सकते हैं। इसी बीच मोहनलाल की तबीयत और खराब हो जाती है। उनके इलाज में बहुत सारे पैसे खर्च हो जाते हैं और कर्ज भी बढ़ जाता है।
उनके खाने के भी लाले पड़ जाते हैं। मोहनलाल की बेटी पड़ोसी के यहाँ से थोड़ा सा आटा और चावल खाना बनाने के लिए मांग कर लाती है। फिर वह उससे घर का खाना बनाती है। पड़ोसी का दिया हुआ राशन 1-2 दिन में खत्म हो जाता है। सुमन बेटा, बहुत भूख लग रही है, कुछ खाने के लिए दे दो। पिताजी, इस समय तो घर में खाने के लिए सिर्फ एक ही रोटी बची है। मैं वह रोटी आपको खाने के लिए दे देती हूँ। बेटी, अगर एक ही रोटी है तो फिर तुम क्या खाओगी? वो रोटी तुम खा लो, मैं आज भूखे ही रह लूंगा। हे भगवान, अगर मेरी तबीयत ऐसी ही रही तो फिर मैं और मेरी बेटी क्या खाएंगे? इतना कहकर मोहनलाल की आंखों से आंसू गिरने लगते हैं। तभी मोहनलाल को अपने काजू और बादाम की खेती के बारे में याद आता है। अच्छा बेटी, खेतों में जाकर थोड़े से काजू और बादाम ही खाने के लिए दे दो। अब मुझसे भूख बिल्कुल बर्दाश्त नहीं हो रहा है। फिर सुमन अपने पिताजी के लिए खेत से काजू और बादाम तोड़ कर लाती है। यह लीजिए पिताजी। फिर जैसे ही मोहनलाल वह काजू और बादाम खाता है, तभी उसे अचानक ऐसा लगता है कि उसकी तबीयत ठीक हो गई है और उसके अंदर बहुत ताकत आती है। मोहनलाल अपनी चारपाई से उठकर खड़ा हो जाता है। अरे बेटी, चमत्कार हो गया। ये काजू और बादाम खाते ही मुझे ऐसा लग रहा है कि जैसे मुझे कुछ हुआ ही नहीं था और मेरे अंदर बहुत ताकत ही आ गई है। अब मैं बहुत अच्छा महसूस कर रहा हूँ। मेरी सारी कमजोरियां दूर हो गई। लगता है यह भगवान का कोई करिश्मा है। आखिर उन्होंने मेरी सुन ही ली। बेटी, अब तुम चिंता मत करो। अब मैं तुरंत ही जाकर खेत से काजू बादाम तोड़कर बाजार में बेचने के लिए जाता हूँ। उसके बाद मोहनलाल तुरंत अपने काजू और बादाम के खेत में जाता है और बहुत सारा काजू बादाम तोड़कर इकट्ठा करता है और उसे अपने सर पर रखकर ले जाता है। अरे पिताजी, आप इतना सारा काजू बादाम सर पर रखकर इतनी दूर कैसे जाएंगे? इस तरह काजू और बादाम अपने सर पे रख के जाएंगे तो फिर से आपकी तबीयत खराब हो जाएगी। बेटी, तुम चिंता मत करो। आज तो मुझे पता नहीं क्यों इन काजू और बादाम का वजन पता ही नहीं चल रहा है। इतना कहकर मोहनलाल काजू और बादाम अपने सर पे रखकर बाजार की तरफ निकल जाता है। जब वह थोड़ी दूर जाता है, तभी रास्ते में 2 लुटेरे मिलते हैं, जिसमें से एक का नाम गोली और दूसरे का नाम चंपू रहता है। वे दोनों बहुत ही हट्टे कट्टे और लंबे चौड़े होते हैं। अरे चंपू, उधर देखो, वो बूढ़ा अपने सर पर बहुत सारे काजू और बादाम लेकर जा रहा है। चल, उससे उसका काजू बादाम छीन कर हम बाजार में बेचते हैं, जिससे हमें अच्छे पैसे मिलेंगे। वे दोनों चोर मोहनलाल के पास आते हैं। अरे दादाजी, इतना सारा काजू और बादाम लेकर कहाँ जा रहे हो? बेटा, मैं बाजार में इन्हें बेचने के लिए जा रहा हूँ। अरे दादाजी, जरा हमें भी तो अपने काजू और बादाम दिखाइए। हम भी आपका काजू और बादाम खरीदना चाहते हैं। मोहनलाल उनके पास जाकर काजू और बादाम अपने सर से उतारकर रख देता है। उसके बाद वे दोनों बदमाश काजू और बादाम ले लेते हैं। बेटा, मेरे पैसे? अरे चल बुड्ढे, पैसे पैसे क्या करता है? अब यह काजू बादाम मेरे हो गए हैं। तू इधर से जल्दी से निकल। बेटा, ऐसा मत करो। ये तो मेरी रोजी रोटी है। इसको बेचकर ही मैं अपना और अपने बेटी का पेट भरता हूँ। कृपया इन काजू और बादाम के पैसे दे दो। फिर गोली मोहनलाल को तेज से धक्का देता है। धक्का खाने के बाद मोहनलाल को बहुत गुस्सा आता है और वह जाकर गोली को खींचकर एक तमाचा लगा देता है। गोली को मार खाता देखकर दूसरा बदमाश मोहनलाल को मारने के लिए आगे बढ़ता है, मगर तभी मोहनलाल उस बदमाश को भी अपने एक ही हाथ से उठाकर दूर फेंक देता है। यह देखकर गोली और चंपू बहुत ही आश्चर्य में पड़ जाते हैं। अरे चंपू, यह बुढ़ा तो हमसे भी ताकतवर है। अब तो हमें अपनी जान बचाकर यहाँ से भागना होगा। दोनों बदमाश वहाँ से भाग निकलते हैं। उन बदमाशों के भाग जाने पर मोहनलाल फिर से अपने काजू बादाम सर पे रखता है और बाजार में बेचने चला जाता है। बाजार में उन काजू और बादामों के अच्छे पैसे मिल जाने के बाद मोहनलाल खुश हो जाता है और उन पैसों से घर की जरूरत का सामान खरीदता है। उस दिन से मोहनलाल अपने काजू और बादाम की उपज में 2 गुनी मेहनत करता है। उसकी मेहनत रंग लाती है और उपज काफी बढ़ जाती है। यह देखकर मोहनलाल बहुत खुश होता है। अरे वाह, मेरे खेत तो काजू और बादाम से भर उठे हैं। अब तो इन्हें बेचकर मुझे बहुत सारे पैसे मिल जाएंगे।
मोहनलाल ज्यादा से ज्यादा काजू और बादाम बाजार में बेचने के लिए ले जाता है, जिससे उसकी आमदनी बढ़ जाती है। उसके बाद धीरे धीरे मोहनलाल की गरीबी दूर हो जाती है, जिससे वह कुछ और जमीन खरीदकर उसमें काजू और बादाम की खेती करता है। कुछ दिन के बाद उन खेतों में ढेर सारे काजू और बादाम पैदा होते हैं और वे खुशी खुशी अपना जीवन बिताते हैं।